नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब रोहित और अनिका दोनों ही बच्चों के कमरे की तरफ जा रहे थे तभी उन दोनों को वहां पर भूमिका और निखिल दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखते ही अब भूमिका को याद आ जाता है कि अर्जुन सिंह ने उसे उस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोला था। इसलिए अब वो उनसे कहती है, अनिका क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जो विलेज नंबर 4 में वहां पर फाइट कर रही थी। भूमिका की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, क्यों क्यों क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? अब भूमिका कुछ नहीं कहती, लेकिन अब निखिल कहता है वो क्या है ना कि हमारे अर्जुन सिंह का उस लड़की के ऊपर दिल आ गया है और इसलिए वो उसके बारे में पूछना चाहता है। अब उनकी बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ओ ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन हाँ, वो लड़की तो इतनी परफेक्ट है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब यहाँ निखिल अब आंखों ही आंखों और भूमिका से कहते हैं कि वो ये क्या कह रहे हैं, उनकी बातें तो समझ में ही नहीं आ रही। इधर भूमिका निखिल की नज़रों को पढ़ते हुए वो अनिका और रोहित से कहती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सुनते ही अब रोहित कहता है, एक्चुअली क्या है ना कि वो लड़की तो बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट कि एनी की तरह परफेक्ट है। ये कहते हुए ही रोहित अब वहां से जाने लगता है। तो वहीं रोहित को इस बात पर तो जैसे ही रोहित ने ये सब कहा तो उसकी इस बात पर अनिका की एकदम से ही हंसी छूट जाती है और अब वो अपनी हंसी को हंसते हुए वो वहां भूमिका और निखिल को भाई बोलकर अब रोहित के पीछे पीछे अनिका भी चली जाती है। तो वहीं निखिल को देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि उसे एक जबरदस्त शौक लगा था, क्योंकि रोहित की बात को निखिल ने समझ लिया था। लेकिन अब उसको उसकी अर्जुन सिंह के बारे में सोचकर अब एकदम से उसकी भी हंसी छूट जाती है। तो वहीं इधर निखिल को इस तरह से हंसता हुआ देखकर भूमिका और भी कंफ्यूज हो जाती है। भूमिका को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि ये दोनों अभी क्या कहकर चले गए। भूमिका अभी भी अपना सिर खुजाते हुए ही कहती है, ये रोहित क्या बोल कर गया है निखिल, और वो आकांक्षा एनी की तरह है, इसका क्या मतलब है? इतना ही भूमिका ने भी कहा था कि अब वो बड़ी बड़ी आंखों से अब निखिल को ही देख रही थी और अब वो निखिल की तरफ देखकर अब उससे कहती है, इसका मतलब कि वो अब भूमिका ने बस इतना ही कहा था कि उसे अब रोकते हुए निखिल ने कहा, हाँ भूमिका, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी एनी की तरह एक रोबोट ही है, वो भी एक मशीन ही है और इसीलिए वो कोई इमोशंस नहीं समझती, वो सिर्फ लॉजिकल बातें समझती है, वो सिर्फ कमांड समझती है। इसीलिए ही इन दोनों ने ये सब कुछ कहा। लेकिन चल छोड़ो, अब चलें। और हाँ, एक बात और, अब अर्जुन सिंह को बता देना कि वो लड़की आकांक्षा कमिटेड है। अब उसकी इस बात पर अब भूमिका कहती है, मैं झूठ बोलूं? क्या चाहते हो कि अब मैं उसे झूठ बोलकर टाल दूं? अब भूमिका की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है कि तो और क्या सच, क्या तुम उसे सच बोलने वाली हो? तो मैडम, सच इज नॉट अलाउड। यहाँ भूमिका और निखिल दोनों ही अब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब निखिल भूमिका से कहता है, देखो भूमिका, अर्जुन सिंह को तो अभी एनी के बारे में भी नहीं पता है और अभी हम उन्हें ये सब बातें नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारी आपस की बातें हैं। इसलिए अगर तुम उसे ये कहोगे कि वो रोबोट है तो फिर तो ना जाने ये स्पेशल डिपार्टमेंट वाले और क्या क्या तहकीकात करेंगे, इसलिए झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा। इसी तरह से ये दोनों बातें करते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर सभी अब उनका ही वेट कर रहे थे। उन्हें देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अब चलें, हम कैप्टन सुजैन हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहते हुए ही वो सभी अब बाहर की तरफ निकल जाते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ रोहित और अनिका ये दोनों भी अपने बच्चों के रूम के दरवाजे के पास खड़े थे। रोहित अब वहां पर कमरे के बाहर जाकर अब उसके दरवाजे को नॉक करने लगता है। तो कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो सामने दरवाजा अलेक्जेंडर ने खोला था। अपने डैड को ऐसे सामने देखकर अब अलेक्जेंडर रोहित को हक करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डैड, हम आपका और मम्मा का के आने का ही वेट कर रहे थे। वैसे डैड, बटरस्कॉच आपको बहुत ही मिस कर रही थी। अलेक्जेंडर ने तो बस बटरस्कॉच का नाम लिया ही था कि उसकी इस बात को सुनकर तो अब रोहित सबसे पहले शॉक्ड हो जाता है और अब वो शॉक होकर अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि रोहित का भला बटरस्कॉच क्यों इंतजार करेगी, क्योंकि रोहित अभी भी इन सब बातों से अनजान था कि यहाँ पर उसकी जगह पर किंग रहने के लिए आए थे, यानी कि उसके नाना रहने के लिए आए थे। तो अब वो आंखों ही आंखों में अब अनिका से पूछ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अनिका, आखिर बटरस्कॉच मेरा क्यों इंतजार कर रही है। इधर रोहित की नज़र को पड़ते हुए अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि मिस्टर वर्मा, मैं भी आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद इन सब बातों को सुनकर शॉक्ड हूं, लेकिन मैं अब अपनी हालत कैसे बताऊं कि मैं तो किसी से इसके बारे में अब कंफर्म भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बच्चों से ये सब पूछ ही नहीं पा रही। अगर मैं बच्चों से पूछूंगी तो वो भी सोचेंगे कि मैं उनके साथ ही तो रह रही थी, फिर वो हमसे क्यों पूछ रही है। इधर अनिका भी अब अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब अलेक्जेंडर से कहती है कि हमें पहले अंदर तो आने दो ना बेटा। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मम्मा सॉरी, मैं तो भूल गया था, आइए ना आप दोनों अंदर आइए। एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड हो गया था आप दोनों को देखकर कि मैंने आपको अंदर आने के लिए ही नहीं बोला। इधर अनिका और रोहित जैसे ही अब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि रिया कंप्यूटर पर आज गेम नहीं खेल रही थी, वो आज कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग कर रही थी। अपनी प्रिंसेस को ऐसे कोडिंग करता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, रिया क्या कर रही हो, अपने डैड से नहीं मिलोगी क्या। अब रोहित की इस बात पर अब रिया की कीबोर्ड पर अब अपना हाथ चलाते हुए कहती है, डैड आप और मोम बस 5 मिनट पहले आए हैं, जब तक मैं अपना काम कर लूं तब तक आप इन दोनों से मिलिए। रिया की ये बात सुनकर तो अब जितना शौक रोहित को हुआ था उतनी ही शौक अनिका भी थी, क्योंकि रिया और अपने मोम डैड को 5 मिनट का टाइम दे, उन्होंने तो कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि रिया तो हमेशा उनके लिए अवेलेबल होती थी। वो तो अपने मोम डैड को हमेशा से ही देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, जैसे वो रिया ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे वो उन्हीं का ही वेट कर रही हो। लेकिन आज उनकी बेटी उन्हें 5 मिनट के लिए रुकने के लिए कह रही है। इधर रोहित अब अलेक्जेंडर से कहता है, ये रिया को क्या हुआ है बेटा। अब रोहित की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, डैड आपने ही तो रिया से कहा था ना कि अगर रिया मम्मा की दी हुई बुक्स को फिनिश कर देगी तो आप उसे आईफिल टावर लेकर जाएंगे, बस इसीलिए ही वो ये सब कर रही है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रोहित हैरानी से अनिका को देखते हुए उससे पूछता है, कौन सी बुक दी है तुमने रिया को, और ये क्या शर्त लगाई है। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक दी है उसे। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि मेरी प्रिंसेस को कहीं जाने के लिए किसी चैलेंज को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है अनिका, अगर वो इस बुक को फिनिश नहीं भी करेगी तब भी मैं उसे वहां पर लेकर जाऊंगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब रिया की उंगलियां तो एकदम से ही वहीं पर ही रुक जाती है और अब वो अपने डैड को देखते हुए कहती है, सच में डैड, नहीं अगर मैं नहीं करूं तो। अब रिया की इस बात पर इससे पहले कि रोहित रिया को कुछ कहता कि तभी अनिका रोहित के हाथ को पकड़कर उसे कहती है, कुछ भी मत कहिएगा मिस्टर मारवा, रिया ट्रैक पर आ गई है और उसे पढ़ने दीजिए। इस बात पर अब रोहित कहता है, वो सब तो ठीक है अनिका, लेकिन अब तुम भी बताओ ना कि हम अपने बच्चों पर इतना रोक टोक क्यों लगाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हमारे बच्चों को भी तो अपनी लाइफ जीने दो ना अनिका। अब रोहित की इन बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जब रिया चाहे किसी भी चीज की वजह से कर रही है, लेकिन अभी वो अपने काम पर फोकस है, तो अभी उसे के सामने एटलीस्ट ऐसी कोई भी बात मत कीजिए।
अब रोहित अनिका की इन बातों को सुनकर कहता है, ओके ठीक है अनिका, लेकिन अभी कुछ दिनों में तो हम सभी अब यहाँ से चले जाएंगे, और हाँ कुछ दिनों के लिए तो बच्चे भी हमारे साथ ही जाएंगे ना। और हाँ तुम अब की बार मना नहीं करोगी, क्योंकि मल्होत्रा परिवार की बेटी की शादी है तो वहाँ पर बच्चे भी जाएंगे ही जाएंगे, भले ही बच्चे चाहे बस उस शादी को अटेंड करने के लिए ही जाएं। ये कहते हुए ही रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो वहीं अनिका से कहती है कि आप श्वेता की शादी की बात कर रहे हैं क्या मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात पर रोहित नाम में अपना सिर हिला देता है और अब वो अनिका से कहता है, तुम बताओ अनिका मुझे, हमारे तीनों बच्चे सबसे ज्यादा खुश लास्ट टाइम कब हुए थे। इस बात को सुनकर अब अनिका एक सोच में पड़ जाती है। इधर अनिका को ऐसे सोच में पड़ा हुआ देखकर अब रोहित कहता है, जितनी खुशी हमारे बच्चों को थी ना, उतनी ही ज़्यादा खुशी तुम्हें भी होगी। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ इस बड़ी रिया की खुशी देखने के लिए। रोहित ने अभी बस अनिका को ये सब कहा ही था, और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका की नाक को खींचते हुए उसे एक साथ के साथ फोरहेड किस करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित के मुंह से बड़ी रिया का नाम सुनकर अब रिया के तो कान जैसे एकदम से ही खड़े हो गए थे। और अब रिया अब रोहित से कहती है, डैड ने तो मेरा और मम्मा का नाम ही बदल दिया है। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता, डैड मुझे तो छोटी अनिका बुलाते हैं और देखो अब मम्मा को बड़ी रिया कह रहे हैं। ये कहते हुए ही रिया अब उनके पास आ जाती है और उनके पास आकर अब उन्हें वो हक करते हुए कहती है, आर्यन और अलेक्जेंडर जल्दी आओ, इट्स अ फैमिली हक टाइम। या रिया की इस बात को सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी अब एक दूसरे से एक फैमिली हक करते हैं। यानिका और रोहित दोनों के ही चेहरे पर खुशी थी, उनके अंदर एक सुकून था जो सुकून उनकी खुशी में साथ साथ बयां हो रहा था। जहां रोहित के पैलेस में इतने वक्त के बाद खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे कि आखिर राहुल ऐसा कैसे कर सकता है। आज भी याद था कि जब उनके पापा ने उन्हें फोन कर बताया था कि हंसराज अपनी पत्नी देविका के साथ घर छोड़कर चला गया है और आयशा मारवा भी अपने 5 साल के बेटे को छोड़कर चली गई है। तो उन्हें यह सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगा था। उसे अपने कानों पर ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला आयशा अपने बेटे को कैसे छोड़कर जा सकती है। ये बात 25 साल पहले की है, जहां राजमहल में धनंजय पीरामल अपनी जिम्मेदारियों के बीच वो अपने दुख को बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनके पास अब उसके पापा का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है पापा, अगर वहाँ पर इतना कुछ हो गया है तो मैं आता हूँ। इसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो कुछ सोच ही रहे थे कि उनके सामने अब उनके पापा आ जाते हैं और वो अब उन्हें इग्नोर करते हुए ही जा रहे थे, क्योंकि ये पापा यहाँ पर उनके राजमहल में थे कि तभी उनके पापा ने उससे कहा, तुम मेरे बेटे होकर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम भूल तो नहीं गए हो ना कि अब मैं किंग हूँ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप किंग कैसे बने हैं? ये बात मुझसे छुपी नहीं है, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। वैसे सही कहा है किसी ने कि हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होता है, और इस बात को आपने और आपकी दूसरी पत्नी ने सही साबित भी कर दिया है, क्योंकि ये कहावत तो अब आप दोनों के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। खैर, मुझे इस बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ। धनंजय की इस बात पर अब उसके पिता कहते हैं कि ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, और हाँ हो सके तो आलिशा को अपने साथ लेकर जाना। इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, इस बारे में मैं रेवती से बात कर लूँगा, आप बस अपना काम कीजिए। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं उनके सामने नन्ही सी आलिशा आ जाती है और वो अब धनंजय से कहती है, मामा जी हम कैसे लग रहे हैं?
अब आलिशा की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, आप यहाँ की प्रिंसेस हैं बेटा, और आप प्रिंसेस ही लग रही हैं। एक काम कीजिए, आप यहाँ पर अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलिए, हम बस एक बार रानी साहिबा से बात कर आते हैं। अपने मामा की इस बात पर अब आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, और ये कहते हुए आलिशा वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं धनंजय पीरामल अभी रानी साहिबा यानी कि कविन रेवती के रूम के पास आ जाते हैं, और अब वो वहाँ पर आने के बाद उनके दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो सामने अपनी बहन को देखकर वो कहते हैं, क्या हम अंदर आ जाएं? अब धनंजय की इस बात पर रेवती कहती है, भैया हमारे रूम में आने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर आने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ, और अगर तुम परमिशन दो तो क्या मैं आलिशा को भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हें भी तो लंदन जाना है ना किसी बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए मैं सोच रहा था कि आलिशा को फिर मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। धनंजय की इस बात पर अब रेवती कहती है, हाँ भाई जाना है तो, लेकिन आप इंडिया जा रहे हैं, सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक आप कैसे जा रहे हैं? रेवती की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रेवती सब ठीक है। इस बात पर अब रेवती कहती है, भाई आप आलिशा को फिर लेकर जा रहे हैं, कहीं आप उसे लेकर गुलेरिया हाउस तो नहीं जाएंगे? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी बेटी को तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। धनंजय की इस बात पर अब रेवती के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो अब उससे कहती है, भाई आप पैकिंग कर लीजिए, हम प्राइवेट जेट को तब तक तैयार करवा देते हैं। अब रेवती की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल ने कहा, हम चौपर से भी जा सकते हैं। इस बात पर अब रेवती कहती है कि नहीं भाई, वो वहाँ बच्चे भी तो है ना, आप उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर जाइएगा, और हाँ वो रोहित के लिए भी हम कुछ गिफ्ट भिजवा रहे हैं, आप उसे दे दीजिएगा। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने कम वक्त में तुम और आयशा इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गई। मैं पैकिंग कर लेता हूँ, और तुम भी स्टाफ से कहकर आलिशा का बैग पैक करवा दो। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं कविन रेवती भी अब अपने प्राइवेट जेट को रेडी करवाने के लिए जाने लगती हैं। कुछ ही देर में धनंजय पीरामल और उनके साथ आलिशा और उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए आई रेवती अब उनसे कहती है, आप दोनों आराम से जाइए, और हाँ जल्दी आयशा से बात करवाना मेरी भी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो उन्हें बाय बोलकर आलिशा का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगते हैं। इधर आलिशा भी अभी यहाँ अपनी माँ को बाय बोलकर अपने मामा के साथ जाने लगती है। कुछ ही देर का सफर तय करने के बाद वो दोनों अब इंडिया पहुँच जाते हैं। यहाँ आलिशा अभी अपनी गहरी नींद में थी, तो वहीं उन्हें अपनी गोद में उठाकर अब धनंजय नीचे उतरता है, और सामने मारवा हाउस की गाड़ी खड़ी हुई थी, और उनके मम्मी पापा उनका ही वहाँ पर पहले से ही वेट कर रहे थे। इधर धर्मराज मारवा अब अपने साथ आए सर्वेंट से कहते हैं, अंदर से सारा सामान लेकर आओ। ये सुनते ही सारे के सारे सर्वेंट अब जेट के अंदर चले जाते हैं, और अब वो सारा सामान और जितने की गिफ्ट यहाँ पर रेवती ने भिजवाए हुए थे उन्हें अपने हाथों में लेकर बाहर आ जाते हैं। धनंजय पीरामल अब यहाँ पर अपनी माँ सुहासिनी मारवा और पापा से मिलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इधर सुहासिनी मारवा अपने साथ आई फीमेल स्टाफ से कहती है, इस बच्ची को ले लो। अब उनकी इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं माँ ठीक है, ये मेरी ही गोदी में ठीक है, अगर अब मैं इन्हें उनको दूंगा तो ये जाग जाएगी, और ना तो दोबारा सुलाना फिर मुझे भी मुश्किल होगा। हम सभी घर ही चलते हैं और वहीं पर बातें करते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और अब वो गाड़ी अब मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। कुछ देर के सफ़र के बाद जब वो सभी मारवा हाउस पहुंच जाते हैं, तो धनंजय पीरामल अब अपने गोद में ली हुई आलिशा को अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं, ताकि वो उन्हें वहाँ पर अच्छे से अपने बेड पर सुला दें। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद अब वो वहाँ पर उस बच्ची आलिशा को वहाँ पर सुलाकर अब बाहर आ जाते हैं।
इधर स्टेयरकेस से अब वो नीचे उतरने लगते हैं। नीचे आने के बाद अब वो वहाँ पर सोफे पर आकर बैठ जाते हैं तो वहीं उनके मम्मी पापा भी, जो कि ऑलरेडी वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे। इधर सुहासिनी मारवा की आंखों में आंसू थे और वो अभी धनंजय से कह रही थी, बेटा देखना ये सब क्या हो गया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो पूरा का पूरा घर ही टूट गया। तेरे भाई के साथ तो देखो क्या हुआ। इसे सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, इसका पूरा जिम्मेदार तुम्हारा बेटा ही तो है। और हाँ, जाओ जाकर रोहित को देखो, उसके हाथ में चोट लगी है। अपने पापा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल ने कहा, चोट? लेकिन कैसी चोट? रोहित को चोट कैसे लगी? उसे इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, पूछो मत बेटा, आयशा जब यहाँ से चली गई ना तो रोहित भी उसके पास जाने की जिद करने लगा। जब परशुराम उसे वहाँ लेकर गया तो उसने बताया कि जब तक हमारे बच्चे में जान थी तब तक वो दरवाजे को खोलने के लिए खड़ा रहा, लेकिन उसकी माँ आयशा ने दरवाजा ही नहीं खोला। समझ में ही नहीं आता कि कैसी माँ है वो। अरे अपने इतने छोटे से बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकती है। अपनी माँ की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अभी कहाँ है रोहित। अब धनंजय की इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, अपने रूम में ही है, सो रहा है। अभी वो काफी देर तक रोता रहा था ना, इसलिए अब वो रो रो कर सो चुका है। अब यहाँ पर अपने पापा की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल अब अपनी जगह से उठकर कहते हैं, मैं उसे देख कर आता हूँ। अब उसकी इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है कि उसके बेड के बगल में एक लेप होगा, उसे उसके हाथ पर भी लगा देना बेटा। पता नहीं परशुराम कहाँ से लेकर आया था वो लेप। अब उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब अपने कदमों को रोहित के रूम की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो उस रूम में पहुंचते हैं तो उनके सामने 5 साल का नन्हा सा रोहित अपने बेड पर सो रहा था। वो रोहित के पास जाते हैं और अब वहां बैठकर अपने हाथ से अब वो अपने हाथ से उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगता है तो उन्हें एहसास होता है कि रोहित अपनी मम्मा के फोटो को हक करते हुए सोया हुआ था। क्योंकि रोहित यहाँ पर उल्टी पोजीशन में सो रहा था, ये देखकर अब धनंजय पीरामल को आयशा के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो बातें उसने नीचे आयशा के बारे में सुनी थी उससे तो अब उसका खून खोल रहा था। और अब वो यही सोचते हैं कि कोई माँ सच में इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। उसे आयशा से तो ये सब करने की उम्मीद नहीं थी। उसे अपने बच्चे की तकलीफ भी दिखाई नहीं दे रही है क्या। कुछ देर तक धनंजय पीरामल अभी रोहित के साथ ही थे तो वहीं जब उन्होंने कोशिश करते हैं, जब वो उनके हाथ पर लेप लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रोहित ने उसके हाथ को अब कसकर पकड़ लिया था। रोहित के लिए जो उनके दिल में एक अलग सी फीलिंग थी वो उसे समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय तक तो धनंजय को भी पता नहीं था कि रोहित उनका खुद का बेटा है और वो भी अब रोहित के साथ ही वहीं पर ही लेटकर सो गए थे। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रोहित की आंख खुली तो सामने धनंजय पीरामल को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो उन्हें देखकर कहता है, ताऊ जी आप यहाँ, गुड मॉर्निंग। रोहित की मीठी सी आवाज को सुनकर जब उनकी नींद खुली तो वो रोहित को एक हक करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग रोहित, अब चलो फ्रेश हो जाओ। अपने ताऊ जी की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, क्या आप मुझे नानी माँ के घर लेकर जा सकते हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल एक गहरी सोच में चले जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, इट्स ओके, मैं परशुराम अंकल को बोल दूंगा, अगर आपके पास समय नहीं हो है तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, लेकिन वहां जाने से पहले हम थोड़ी देर के लिए गुलेरिया हाउस जाएंगे, ओके। अब अपने ताऊ जी की ये बात सुनते ही रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब उस रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि आलिशा तो अभी भी सो ही रही है। इधर धनंजय पीरामल अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो वापस आते हैं
तो वो उसे अब आलिशा को उठाते हुए कहते हैं, आलिशा उठिए। अब अपने मामा जी की ये बात सुनते ही आलिशा उठ जाती है और अब वो उन्हें कहती है, गुड मॉर्निंग मामा जी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी उसे गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं और अब वो उसे कहते हैं, आलिशा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी उनसे मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बात पर अब आलिशा कहती है, ओके मामा जी, बस थोड़ी सी देर। यहाँ रेडी होने के बाद अब वो सीधा ही ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे ही बच्चे उनके पास आकर अब उनसे कहते हैं, ताऊ जी आप कब आए। अब उन सभी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बस अभी ही आया हूँ। मैं अब एक बात बताओ, ये तुम्हारी ये हमारी शरारती लड़की भूमिका कहाँ पर है। वो तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रही, क्योंकि वो तो मैं जब भी आता था सबसे पहले मेरे सामने आती थी। उन्होंने ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर अपने हाथ में एक टॉय गन लिए हुए भूमिका भी वहाँ पर आ जाती है, और वो भी एक सिपाही की तरह, बिल्कुल अच्छे से, जिस तरह से एक सिपाही तैयार होता है। उसे ऐसे एक यूनिफॉर्म में देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये नन्ही सी ऑफिसर कौन है। धनंजय पीरामल ने ये जानबूझकर कहा था। अब अपने ताऊ जी की इस बात पर अब भूमिका कहती है, मैं भूमिका मारवा हूँ ताऊ जी, क्या आप मुझे भूल गए। उसने ये कहा ही था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके बाल एकदम से खींच लिए थे, बिना पीछे मुड़े ही। अब वो कहती है कि रोहित ये तेरा काम है ना, रुक जा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को ऐसे शरारत करता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पहले आप सभी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ये सारी शैतानियाँ करना, और उसके बाद ही तुम सब खेलना। उन्हें ऐसे कहा ही था कि तभी सभी के कानों में अब वहाँ पर धर्मराज मारवा की आवाज़ आती है।